मित्रों नमस्कार। आज हम बांका जिले के रजौन प्रखंड का एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, राजनीतिक रूप में भी जो है सक्रिय रहे हैं। इनसे हम आपको मिलाते हैं। विजय प्रसाद शाह नाम है इनका, आपको मिलाते हैं इनसे। प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपकी छवि मूलतः समाज में किस रूप में रही है, सामाजिक या किस रूप में? हम राजनीतिक? बचपन से ही प्रत्येक तरह के सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहा और समाज में किसी भी तरह का कार्य अगर है तो उसमें हम भाग लेते रहे। बाद में जब हम पढ़ लिख करके बाहर घर आए 1992 में, तो उस समय बेरोजगार थे, लेकिन फिर भी जिस तरह का समाज में काम था सारे कार्यों में भाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा हम लेते रहे। जैसे नाटक वगैरह होना या हाँ, जैसे बचपन से मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में गए तो गांव में नाटक वगैरह होता था तो उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेते थे। उसके बाद आपने राजनीति में भी कदम रखा? हाँ, मैं उससे तो बीजेपी में 1983 से मेंबर रहा, फिर पढ़ाई किए, राजनीतिक सूझबूझ रखते थे। 2000 ईस्वी में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बने। उसके पहले बीजेपी का हम संस्था प्रभारी भी रह चुके थे। युवा मोर्चा का अच्छा कार्यकलाप देख करके जिला के लोगों ने मुझे मंडल का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उसमें भी बखूबी हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बढ़िया ढंग से किए। उसके बाद हम जिला पंचायती राज मंच का जिला अध्यक्ष बने। वो टर्म पूरा करने के बाद सहकारिता मंच का जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद प्रदेश कार्य समिति सहकारिता मंच का प्रदेश कार्य समिति के मेंबर बने। वर्तमान में मैं जिला कार्य समिति का सदस्य बीजेपी का हूँ। राजनीतिक के मामले में कई बार मुझे बड़े बड़े मंच को भी संचालन करने का मौका मिला। यहाँ तक कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके साथ मैंने कई बार 7 बार मैंने मंच का संचालन चुनावी सभा का किया। उसके जितने भी नेता आते रहे, मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ा मैं मंच का संचालन किया। बड़े बड़े नेता के साथ शाहनवाज हुसैन जी, पुतुल जी, रामनारायण मंडल जी, भूदेव चौधरी जी, मनीष कुमार जी, सारे लोगों के साथ मेरा बढ़िया कार्यक्रम होते रहा। आप हमेशा एक ही पार्टी से जुड़े रहे या किसी दूसरे पार्टी की ओर भी मैं आकर्षित शुरू हुए? से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में आज तक हूँ। मैं दूसरे किसी भी अन्य पार्टी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि देश का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी का, उस सोच से मेरा मिलान काफ़ी होते रहता है। हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, एक कार्यकर्ता की नज़र से जी पार्टी बदल लेते हैं बड़े नेता, जी उनके साथ साथ कुछ कार्यकर्ता भी चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते नहीं हैं। जाते हैं। और कुछ जैसे आपके लीडर होंगे वो दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बड़े बड़े नेता अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो चले जाते हैं। छोटे कार्यकर्ता जो सिद्धांत के पक्के हैं वो नहीं जाते हैं। ऐसा वक्त जब बीजेपी से पीछे चले गए ये नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन के साथ, तो मुझे नाम नहीं लूँगा, मेरे बहुत करीबी नेता जो जदयू में थे, विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा कीजिए आप विजय जी, बीजेपी में आप चले आइए। तो मैं जदयू में चले आइए, तो मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं सर बीजेपी में ही रहूँगा, क्योंकि मैं बदल दूंगा तो ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि मेरा इससे सारा विचारधारा जो सोच मेरा है वो बीजेपी के साथ ही मिलता जुलता है। मैं क्षेत्रीय पार्टी में नहीं जाऊँगा। संबंध आपसे जैसा है वो संबंध वैसा बरकरार बना रहेगा और वो हम निभाते भी हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, कोई कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों तो वो सिर्फ विचारधारा के स्तर पर जुड़े रहते हैं या कुछ उन्हें आर्थिक भी लाभ होता है? देखिए, ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है ना स्वार्थ से जुड़ते हैं कि मैं इस दल में रहूँगा तो मुझे ठेकेदारी मिलेगा, हमको कुछ बेनिफिट नेताओं से लेना है, पैरवी कराना है, उसके लिए ज़्यादातर कार्यकर्ता तैयार होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पिछले 22 साल से राजनीति में हूँ, आज दिन तक मैंने ठेकेदारी नहीं किया, ना किसी तरह का मैंने किसी से पैरवी पैगाम किया, और मैं अपने सिद्धांत पर हूँ। अगर किसी दल से जुड़े हैं तो एक जगह रहूँगा, और राष्ट्रीय स्तर का जो सोच है, राष्ट्रवादी का जो सोच है, वो सोच मेरा है। पूरा दिल से बीजेपी के साथ जो तालमेल है मैं उनके साथ काम करता हूँ। मुझे ठेकेदारी का लोभ नहीं है, आज मैंने ठेकेदारी नहीं की, जबकि मैं मतलब सांसद रहे सुशील कुमार मोदी, उस समय में प्रखंड अध्यक्ष था, शाहनवाज जी बने प्रखंड अध्यक्ष था, कोई स्वार्थ नहीं।
लेकिन इतना ज़रूर बेनिफिट हुआ, एक सम्मान मुझे मिला, भरपूर मिला। जो एक आज के डेट में हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो सम्मान मुझे नहीं मिलता। तो वो सम्मान है, और ये सम्मान के बदौलत, पार्टी में रहने के बदौलत मुझे लोकसभा भी घूमने का मौका मिला। शाहनवाज जी ने पास बनवा दिया 2010 में, वहाँ थे किसी पार्टी के कार्यक्रम में गए थे, मैंने कहा सर हम लोकसभा घूमना चाहते हैं, तो तुरंत पास बनवा, हम लोकसभा जाके घूमे। वहाँ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी से भी मिले, सोनिया जी से मिले, निशिकांत दुबे सीढ़ी से जा रहे थे लोकसभा में, मैंने उनका बदन को ठोका, सर प्रणाम सर, मैं विजय प्रसाद शाह हूँ, पूर्व अध्यक्ष उस टाइम में हो चुका था, 2010 की बात है। तो वहाँ छाछी में अंगिका में बोले सर हमारा घर रजौन छिके, जे बांका जिला में पड़े छे, हम अपने के जाने छे। तो उन्होंने मेरा पीठ ठोका, का बहुत बढ़िया, तो आप यहाँ कैसे आए? तो सर शाहनवाज जी के पास पर हम यहाँ आए। और वो जब लोकसभा के अंदर बैठे, 2 घंटे का कार्यक्रम में जो वहाँ रहा, तो मैंने यही रहा, सोचा कि अगर हम पार्टी में नहीं रहते तो लोकसभा में तो वो चुन के आते हैं जो MP बनते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति तो यहाँ आ नहीं सकता है। तो हमको बहुत अनुभव, और वहाँ फिर अपने घर के दृश्य को देखे कि एक व्यक्ति आज लोकसभा के अंदर है, दर्शक दीर्घा में, तो बहुत हमें सुखानुभूति हुआ। और ये लगा कि हमने ठेकेदारी में नहीं कमाया, किसी प्रकार का नहीं कमाया, लेकिन लोकसभा घूम लिया, जो असंभव था। आप समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप प्रसिद्ध हैं जी। समाज में। आपके द्वारा या कुछ ऐसा यादों में ऐसा कोई विशेष कार्य जो कि आपको याद आता है हमेशा? जी सर, एक महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र के लिए हुआ। ये भागलपुर मंदारी रेलखंड पर एक धोनी, बहुत पुराने ज़माने का स्टेशन रहा है। तो एक याद आ रही है बात, सितंबर 2004 में इस स्टेशन पर मंदार हिल पैसेंजर ट्रेन का रुकना बंद हो गया, और पर रुकना बंद हो गया, सीधे चल जाती थी। वो उस टाइम हम अध्यक्ष थे, सुशील कुमार मोदी माननीय सांसद थे भागलपुर लोकसभा के। तो वो जब आए थे तो हमको डेट याद है, 28 सितंबर 2004 को हम उनसे मिलने गए, और साथ में एक व्यक्ति और पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो जब वहाँ मिले उनसे, तो मैंने अपनी समस्या को रखा कि सर वहाँ अपने लोकसभा क्षेत्र में धौनी एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मंदार हिल पैसेंजर भागलपुर से जो खुल के जाती है, वो ट्रेन रुकना सर बंद हो गया। तो क्यों बंद हो गया? ले तो सर आप पता कीजिए। तो DRM को फ़ोन मेरे सामने में लगाए, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई भागलपुर मंदार हिल रेलखंड पर धौनी स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन भी रुकना बंद हो गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ सर सेल टिकट का नहीं है। तो इस पर और कई तरह की बात बोले, तो वो पूरी बात नहीं बोले, कर दीजिए, मेरे एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, इनसे बात कीजिए। तो DRM साहब को से मेरी बात होने लगी। तो मैंने उन्हें कहा सर कि उस स्टेशन पर टिकट खिड़की खुलता नहीं है जो टिकट बिके, पहला कारण, टिकट जब खुलता ही नहीं खिड़की तो टिकट लेगा कौन, लेना भी चाहता है। दूसरी बात, उस रेलखंड पर मजिस्ट्रेट चेकिंग नहीं होने के कारण भी लोग टिकट नहीं मतलब नहीं रहने का चेकिंग नहीं होती है, इसलिए बेधड़क लोग जाते आते हैं। तो इस पर हुआ DRM से बात, तो सारी बात हमने रख दिया कि जिस ठेकेदार को आप दिए हैं वो टिकट खिड़की नहीं होता, वो धान उग जाता है रेलवे की ज़मीन से, उसी से चल के चला जाता है ये रूप। तो फिर हम मोदी जी को दिए फ़ोन, उन्होंने कहा देखिए उस पर कोई सुपर फास्ट नहीं चलती है, ये रेल आप कल से चालू कर दीजिए। और उन्होंने कहा, और फिर मुझे कहा विजय जी विशाख जी आप एक मेरा लेटर पेड लेके जाइए, एक एप्लीकेशन के नाम से बनाइए और हमको लिख करके दस्तखत कर देंगे, उनको भेज दीजिए। तो मैंने एक लेटर पेड उनका मिला, टाइपिंग कराए, ड्राफ्टिंग हम ही किए, उसके बाद उनसे जाके दे दिया, वो भेज दिया DRM को, और वो उसका दूसरे दिन से मंदारी ट्रेन रुकना चालू हो गया। एक बात। दूसरी बात, 2006 में इस रूट पर ये बांका इंटरसिटी, राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी ट्रेन चलना प्रारंभ हो गया, लेकिन यहाँ पर स्टॉपेज नहीं हुआ। तब हम लोग आंदोलन, धौनी रेलवे संघर्ष समिति का गठन किए, और उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन चालू किया कि इस स्टेशन पर रोका जाए। तो संजोग से जहाँ तक याद है, अगस्त 2006 या उसके पहले लालू जी का कार्यक्रम इधर हो रहा था, उसी ट्रेन से इनको बांका जाना था। तो जब आ रहे थे तो हम लोग कम से कम 5000 संख्या का वहाँ जुटान किए और लालू जी के लिए मंच बनाए, लेकिन वो उतरे नहीं। जब वो आए तो रोके, अपनी समस्या को रखे, तो उन्होंने कहा कि ठीक हम प्रयास करते हैं, क्योंकि वो रेल मंत्री थे, वो आश्वासन देके चले गए। वो जब बोले कि उतरने के लिए, कहा हम उतरेंगे नहीं, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं और ये बिना इजाज़त का हम लोग उतर नहीं सकते हैं। तो हम लोग खड़े उनसे बात किए, वो चले गए। उसके बाद हम लोग धौनी रेलवे संघर्ष समिति का गठन किए। उसके बाद हम लोग B ग्रेड का स्टेशन का दर्जा दिलाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया।
संगठन जब बना तैयार हुआ तो हम लोग चंदा वगैरह किए, 15 आदमी का प्रतिनिधिमंडल रहा। उस संघर्ष समिति में हम मतलब रेलवे संघर्ष समिति का कोषाध्यक्ष थे, और सारा ड्राफ्टिंग जितना जगह लेटर भेजते थे वो हम ही लिख करके भेजते थे, अखबार में भी लिख के भेजते थे, जो अखबार में छपा हुआ भी है, मतलब जो पाठकनामा मेल बॉक्स में आता था वो सब लिखा हुआ है, सारा कागजात। अब पूरे जगह डीआरएम को, जीएम को, रेल मंत्री को, जितने तरह का नेता संबंधित है सबको दिए। अब फिर हम लोग 15 आदमी पटना गए। 15 आदमी पटना गए तो सारे नेता से मिल करके इस बात को रखे, जिसमें सदानंद सिंह जो कांग्रेस के उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, रामकृपाल यादव का चूँकि रिलेशन यहाँ खैरा गांव में है, तो उस आधार पर उनको भी बोले कि आपका वहाँ बनोई का घर है, और फिर करके ये पूरा मदद किया लोगों ने। तो रेलवे स्टेशन पर मतलब इंटरसिटी का ठहराव चालू हो गया। उसके बाद बी ग्रेड का स्टेशन का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग काफ़ी किए, तो आज स्टेशन जिस रूप में आप देख रहे हैं वो बी ग्रेड का स्टेशन के रूप में है। उसका अच्छा, एक बात, अभी भी बहुत सी ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती है, उसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं आंदोलन? क्या इस पर खत्म करेंगे तब उस पर आएगा बात। उसके बाद वो फिर हम 2010 में मतलब फिर गए दिल्ली अपने पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने, तो वहाँ भी रेल मंत्री से ये उस टाइम में दिए लेटर, जाके अपने प्रयास से दिए, सारा प्रयास किया लोग, आज ये हो गया। उसके बाद एक शर्त रखा डीआरएम ने कि इंटरसिटी वहाँ ट्रेन तभी रुकेगी जब आप टिकट का सेल इतना दिखाइएगा। तो चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ और था भी, तो इंटरसिटी के पहले स्टेशन पर 10-15 आदमी जाते थे, तो सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे पब्लिक से, भैया अब टिकट लेके यात्रा कीजिए तो इंटरसिटी का ठहराव रेगुलर रहेगा, अन्यथा फिर ठहराव समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ है। अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि अभी कई तरह का ट्रेनें अभी चल रही हैं लेकिन स्टॉपेज नहीं है, इसके लिए भी काफ़ी प्रयासरत रहा। हम भी काफ़ी ड्राफ्टिंग करके भेजे, 2-3 साल पहले से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी प्रकार का ठहराव का शासन नहीं मिला है। समाज में आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और ऐसे ढेरों सारे समाज में रहते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, समाज से उसको कुछ बेनिफिट मिलता है? किससे? समाज से। समाज के लोग उनको उनके बदले में कुछ देते हैं? समाज के लोग एक सम्मान दे देते हैं, इसके अलावा ज़्यादा समाज के लोगों से अपेक्षा ही करना मुश्किल है। ये चीज़ है। समाज में दो तरह के सामाजिक कार्यकर्ता मिलते हैं, एक वे वास्तविक में जो कुछ देना चाहते हैं, देते भी हैं, हाँ। और एक ऐसे भी लोग देखते होंगे जो सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग हैं कि आप काम किए लेकिन वो कहेंगे कि हमारा भी प्रयास काफ़ी रहा, वो जरा सा अगर मतलब चंद्र मात्र काम किया उसके लिए पूरा वाहवाही लूटने के लिए तैयार है। जो ओरिजिनल में काम किया उसको लोग दबा देते हैं, जो उस आंदोलन में जुड़ा नहीं उस टाइम में, बाद में कहा कि हम भी इसमें शामिल थे, जबकि उनके घर से एक भी आदमी शामिल नहीं था उस जमाने में। ऐसे में जो जेन्युइन कार्यकर्ता होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं? लगता है कि हमने मेहनत किया और उसका मतलब पुरस्कार उनको वो लेना चाह रहे हैं, जो गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने काम किया समाज देखा, बहुत दिन तक समाज के लोगों ने देखा, दूर दराज के लोगों ने कि नहीं भाई विजय जी ने काफ़ी प्रयास किया लंबे समय तक, कि रेल का जो ठहराव हुआ कम से कम इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा आंदोलन में। ये चीज़ है। आपके समाज में रेल के अलावा और भी ऐसा कुछ कोई घटना याद आ रही है आपको, जिसमें कि आपके द्वारा कोई अच्छा काम हुआ हो, किसी का जीवन का कुछ कल्याण की बात या किसी भी तरह की बातें? हाँ, जैसे ऐसे जब सुशील कुमार मोदी सांसद थे ना, तो बगल में एक कोई था, मतलब कहने का मतलब एक बीमार व्यक्ति थे, वो दिल्ली एम्स में थे, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हमारे घर में ऐसा बीमार है, तो हमारा ये होना चाहिए मदद। हमने सुशील मोदी को फ़ोन किया, दिल्ली में थे, तो उस टाइम में मेरे पास मोबाइल नहीं था। हम एक बूथ से फ़ोन किए अपना परिचय देते हुए कि सर ऐसे एक व्यक्ति बीमार है एम्स में, सो मदद का ज़रूरत है। तो कहा विजय जी ऐसा कीजिए, अभी तक तो न मेरे पास गाड़ी है न डेरा है, आप एम्स में जिस सीट पर वो हैं उसका जो एड्रेस है वहाँ का वो हमको बता दीजिए और मैं उनसे जाके मिल लूँगा। तो वो जाके वहाँ उनसे मिले और जितना मदद संभव हुआ वो कर दिए। दूसरी बात, उसी बीच में एक व्यक्ति है जो हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर के गांव के रहने वाले, गुजरात में थे। उसी टाइम में गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे उस टाइम में। तो उन्होंने कहा भैया मेरा एक भाई का किडनैप हो गया गुजरात में, तो आप मदद कीजिए। तो हम दुकान से घर आ चुके थे, अब फ़ोन का डायरी मेरे पास कहाँ था, दुकान पर। अब मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, तो मैंने सुशील मोदी को फ़ोन किया कि सर देखिए ना गुजरात में एक व्यक्ति का अपहरण हो गया है, इस टाइप से। वो तो उन्होंने कहा क्या वो करोड़पति है क्या? नहीं सर, करोड़पति नहीं, वो सिंपल बिजनेसमैन है। तो देखिए विजय जी, करोड़पति भी अगर होगा तो उनका किडनैप नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी सर आप प्रयास कीजिए। तो मैं यहाँ से दुकान गया,
उस दुकान बस स्टैंड पर था, वहाँ से डायरी निकाल करके फ़ोन जब किए तो उन्होंने ये आश्वासन दिया और उन लोगों ने कहने भाई प्रयास हुआ कि वो व्यक्ति का किडनैप नहीं हुआ था, फिर बाद में वो बरामद हो गया। सुशील मोदी का क्या प्रयास हुआ मुझे आज के डेट में याद नहीं है उस समय, लेकिन नरेंद्र मोदी भाई वहाँ मुख्यमंत्री थे। और क्या है विशेष करके समाज में योगदान? रजौन में थाना परिसर में महाशिवरात्रि महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं जहाँ तक मुझे याद है 1995 से रेगुलर आज दिन तक उस समारोह में हम भाग लेते आए हैं। उसके पहले लेते हैं तो याद नहीं है, 1995 से इसलिए याद है कि 94 में दुकान स्टार्ट हुआ, उसके बाद वहाँ शामिल होते रहे, हमको इन्वाइट करते रहा, जाते रहे वहाँ, और हर बार कार्यकारिणी का मेंबर बनते रहे। और उसके बाद एक बार 2003 में उप कोषाध्यक्ष बने। चूँकि मैं कोषाध्यक्ष पद लेना नहीं चाह रहा था, जिनको दिया गया वो कि हमसे संभव नहीं होता, हमें रखा, तो वो पहली बार हिसाब किताब करके पैसा जो बचा वो दिया गया थाने पर, उस पैसे में काम हुआ। दूसरी बार 2020 में पूर्ण रूप से मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया और मैंने पूरा बहुत बढ़िया तरीके से कोषाध्यक्ष का पद संभाला। एक भी गलत काम नहीं, एक भी नाजायज़ खर्च नहीं, मैंने काम किया। उसका जो हिसाब किताब हुआ उसमें जो लास्ट में 108 रुपया बचा, उस समिति को हमने इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहाँ हम वापस किए, मिठाई खिला करके ये बचाया, आप ले लीजिए। तो ये हर बार शिवरात्रि में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेते थे, मंच पर संचालन करने का भी मौका मिला। एक बार ऑर्केस्ट्रा वगैरह हुआ, उसमें भी हुआ, मतलब जितने भी तरह का कार्यक्रम हुआ उन लोगों के साथ पूरा बैठकी वगैरह होते रहा थाना परिसर में, दरोगा जी के साथ, इंस्पेक्टर साहब के साथ, और सम्मान मुझे काफ़ी मिला और समाज के सारे लोगों को सम्मान मिला। उसमें मुझे इस सब कम उम्र में इतना सौभाग्य मिला कि ये सब पद मुझे दिया गया। बखूबी हम उसे निभाते हैं। और सामाजिक कार्य में और कई तरह का कार्यक्रम होता है धार्मिक, उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग हम लेते रहते हैं और पद का भूखा नहीं है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग कहते हैं कि समाज बदल रहा है, समाज टूट रहा है, अब समाज में सहयोग की भावना नहीं रही, जी जी। तो क्या इस बदलाव में कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? आज के दौर में, पिछले दौर में और अभी के दौर में, इसी में एक प्रकरण भी याद आ गया। सामाजिक कार्य में 1992 में ग्राम एकता विकास समिति रजौन का गठन किया गया, उसका भी हम कोषाध्यक्ष थे। उसमें प्रत्येक 2 बार सप्ताह में हाट लगती है, उसमें 4 आना, 8 आना, 1 टका, 2 टका, 5 टका कलेक्शन होता था। वो पैसा मेरे पास जमा होता था, उसे बैंक में जमा किया जाता था। वो पैसे को लगभग 91,000 लगभग जमा हुआ, तो उसका निर्माण एक मंदिर में किया गया उस पैसे को। उस टाइम में समाज में एकरूपता था, किसी भी तरह का अगर समाज में काम होता था, प्रत्येक मंगलवार को बैठकी होती थी, हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। और सामाजिक में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो उस बैठक में निदान किया जाता था, जो गलती करता था तो सजा भी मिलती थी। लेकिन आज के दौर में वो सामाजिक काम करने वाले का कोई सम्मान नहीं और लोग समाज से कटते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का बैठा होगा तो उसमें लोग मतलब मुश्किल से 1 रुपया में 1-2 आदमी आएगा, 16 रुपये में मतलब क्या कहा जाए, 100 आदमी में 10 आदमी आ गया, यही बहुत है। मतलब समाज रूप में अब वो सामाजिक काम में उस तरह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो सामाजिक हैं आज भी डेट में हम लोग जाते रहते हैं तो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग समाज से कटते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। सहयोग की भावना को किस रूप में? और क्या, और मेरी वो आदत है, कोई गलत काम अगर करता है उसका हम विरोध करते हैं, मुंह पर करते हैं, उस पर भी लोगों को खराब लगता है, लेकिन अपना काम हम करते रहते हैं। लेकिन रूप ये है कि समाज में पहले रूप में आज बहुत बदलाव है, सामाजिक लोग बनना नहीं चाहते हैं, उस श्रृंखलता समाज में काफ़ी आ गया है। कोई गलत काम के तरफ लोग ज़्यादा जा रहा है, अच्छे लोगों का सम्मान नहीं है, सही लोगों का, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान समाज में नहीं है। कोई बात भी मानता है किसी का? नहीं, आज के डेट में नहीं, आज भी बात नहीं डर भी नहीं, सम्मान भी। मैं कहता था उसमें समाज गरीब अमीर सबसे बनता है, सबसे मिलकर के समाज का निर्माण होता है, लेकिन समाज टिकेगा तब जब यहाँ कोई दबंग व्यक्ति रहेंगे, नहीं ये गलत है तो गलत है, वो आज वो खत्म हो गया। आज भी समाज में गरीब अमीरी है, लेकिन उस तरह का दमदार व्यक्ति नहीं है। तो क्या कानून ने सबको समान अधिकार दे दिया जी, सभी कोई बराबर हो गए, इसीलिए समाज टूट रहा है? कानून समान किया ये ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उसका समाज का रूप खत्म हो गया, भाई खत्म हो गया समाज में कि सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करने का वो दिल से उतर गया। क्योंकि शिक्षा का भी उस ढंग का अभाव है, भले आज स्कूल हो जाए लेकिन शिक्षा के स्तर में काफ़ी गिरावट आ गई है, तो उस तरह का निर्माण बच्चे में नहीं हो रहा है। समाज में कभी कभी ऐसा लगता है कोई दबंग है तो वही सामाजिक नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा भी कभी लगता है। अब तो खत्म हो गया वो, आज दबंग कोई नहीं रहा। तो वो दबंगता, क्या वही दबंगता अगर आ जाएगी तो फिर समाज में फिर सामाजिकता रहेगी? वो दबंग नहीं होना चाहिए, लेकिन सामाजिक में होता है कि 10 व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, अगर
तो उनका सम्मान होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। हाँ, लोकतांत्रिक थे भाई, ये सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन आज के डेट में या पहले भी देखा गया, जो बहुत बड़ा धनवान है ना, उन्हीं को पूछता था कि यही समाज के नेतृत्व करता है, जो गलत है, गलत है। आज वो चीज़, आज ये होना चाहिए, जो सही बात बोले उनका सम्मान होना चाहिए। सही बात बोलने में तो लोग थोड़ा मतलब ये होते हैं, कतराते हैं, लेकिन सही के बिना तो जैसे मान लीजिए आजकल आज के दौर में देख लीजिए कि पानी का बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी पानी बर्बाद कर रहा है। आगे में गंदगी फैला हुआ, उस पर कोई सोच रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लोग चल रहा है, कोई गलत आदमी कर रहा है, उसको कोई बोल नहीं पाता। ये पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैं हाई स्कूल, उच्च विद्यालय खैरा से हाई स्कूल पास किया। उसके बाद इंटरमीडिएट में टीएनवी कॉलेज में पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन में टीएनवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ। एमए मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमए किया हूँ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद मैं वहाँ से कमीशन वगैरह का काफ़ी प्रयास किए, दिए भी, बहुत जगह हुआ भी, बहुत जगह इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर 1992 में कुछ वैसा कारण हो गया घरेलू, तो घर आना पड़ा। जब घर आए तो बेरोजगार हो गए, शादी हो गई थी, तो उस स्थिति में घर का स्थिति भी थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो मैं एक RSJ महिला कॉलेज में लेक्चरर के पद पर 1992 से 94 तक बिना वेतन का पढ़ाने का काम किया। तो लगा कि अगर हम इस तरह पढ़ाते रहेंगे बिना वेतन का, तब तो जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई होगी। क्योंकि हम लोग व्यापार से जुड़े हुए हमारे गार्जियन थे, तो हमने निर्णय लिया कि दुकान ही किया जाए। तो हमने कपड़े का दुकान भाड़े के मकान पे रह के काम किया और उससे मेहनत किए। उसके बाद ही हम पढ़ाई करते रहे, कमीशन देते रहे, मतलब बहुत एग्ज़ाम दिए। पढ़ने में मुझे काफ़ी रुचि लगा, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। जब जब पढ़ाई का समय आया तो घर में किसी तक बात डिस्टर्ब हो जाते थे। तो संजोग कहिए, मतलब कुछ संजोग ये कि मेरा नहीं हुआ। ऐसे एक याद है कि 2016 में बाबूजी का देहांत के बाद एक परीक्षा BPSC के द्वारा लेखा पदाधिकारी का हुआ था, मुझे भरने का मौका मिला। उतना उम्र में वैकेंसी नहीं निकलने के कारण वो अवसर दिया गया। मुझे 1 महीने का समय मिला और मैंने परीक्षा दी BPSC का। लेकिन संजोग कहिए PT का एग्ज़ाम 3 नंबर से हम पिछड़ गए 1 महीने की पढ़ाई में। तो ये लास्ट मेरा एग्ज़ाम है, उसका फिर मुझे एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए। और पढ़ाई के साथ साथ हम साहित्यिक रुचि में भाग लेते हैं। जहाँ शिक्षा का कोई भी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है कॉलेज में या कोई शिक्षण संस्थान में या कोचिंग में या किसी, तो वहाँ हम भाग लेते रहे। मंच का संचालन किए बड़े बड़े लोगों के साथ, सांसद, MLA, MP, विधान पार्षद के साथ भी हमारा मतलब बढ़िया संबंध रहा। मंच का संचालन करते रहे शिक्षण संस्थान में, कई स्कूलों में भी गए, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ा शिक्षा संबंधित, दुकान बंद भी करना पड़ा तो वहाँ जाके ही काम करते थे। कॉलेज DN सिंह कॉलेज में कई तरह का कार्यक्रम हुआ तो भाग लेते रहे, और सारे राष्ट्रीय पर्व में भी भाग लेते रहे। जहाँ से कॉल आया तो हम एक बार गए, एक बार देखिए हम तो बिजनेसमैन हैं, आप लोग इतना सम्मान देते हैं। कई लोगों ने कहा कि अरे आप शिक्षाविद हैं, आपको बिजनेस के तौर पर, बिजनेसमैन के तौर पर नहीं बुलाया जाता, आप शिक्षाविद हैं इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो वो सम्मान मुझे काफ़ी मिला, इसलिए हम टिक भी पा रहे हैं, बिजनेस करते हुए अपना समाज में टिक भी पा रहे हैं। और कुछ साहित्य की रचना भी अगर अभी की है आप? हम कुछ कविता लिखे हैं। अब उसको हम मतलब अगर घमंड ना कहते हम उसको तुकबंदी ही समझते, तुकबंदी ही लिखते हैं। लिख लिए, जब बैठे तो लिख लिए। तो कुछ कविताएं संकलित भी हैं मेरे पास, जैसे समयानुकूल कुछ है, कुछ ऐसे भी है। और फिर अखबारों में जो पाठक के लिए पत्र लिखा जाता था, उसमें कम से कम सैकड़ों बार मेरा छपा है, कविता भी छपी है और मेरा लेख भी छपा है, कई तरह का चीज़। तो कुछ कविता हैं मेरे पास संकलित, तो मैं उसको बता सकता हूँ। तो एक दहेज पर है, तो उस पर हम पढ़ के सुनाते हैं। दहेज की दर बढ़ रही है इस कदर, पड़ रहा है समाज पर इसका बुरा असर। नवविवाहिता को पिलाई जा रही है जहर, ये दहेज प्रथा ढा रही है लड़कियों पर कहर। दहेज के कारण होता है महिलाओं पर अत्याचार, जन्म लेने के पहले कन्या होती हैं भ्रूण हत्या का शिकार। महिलाएं हैं बेबस और लाचार, दहेज के कारण समाज हो रहा है दागदार। जो समाज में हो रहा है यही इसी को चित्रित किए हैं आप बहुत अच्छा तरीके से। और एक और है जिससे हम प्रभावित हैं, जो होता है कि भाई ऊंची डिग्री ले लिए, क्या किए, मतलब समाज में उसको तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता है, जो मूल बात है। उस पर भी हम लिखेंगे शिक्षित बेरोजगारों का दर। ऊंची ऊंची डिग्री लेकर हो गए शिक्षित बेरोजगार, उपेक्षा की नज़रों से देखते हैं दोस्त यार। घर वाले करते हैं तिरस्कार, कुंभ निद्रा में सोई है सरकार। उम्मीद नहीं है मिलेगा रोजगार,
पेट के खातिर करना पड़ेगा तकरार, दोष नहीं देना मुझे कानून के पहरेदार, बेरोजगारी के कारण हम हो गए लाचार। इसके अलावा भी कई प्रकार के हैं, लेकिन 2 कविता हम आपको समसामयिक दृष्टि जो देख रहे हैं, जो पीड़ित हैं कितने लोग, जी जी जन जी सम्मान की बात जो है आप रखते हैं अपने। जी सर, ठीक, शिक्षित बेरोजगार को बहुत दुर्दशा है हाँ। आज के डेट में, ये लग रहा है। सरकार नहीं कहती है, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, सरकार नहीं कहती। नहीं, लोग कहते हैं कि ये मतलब बेकार, उसी को ले लिए। अब हम लोग बिजनेस में पढ़ लिख के दुकानदारी कर रहे हैं, एमए करके, इन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हमसे बेहतर दुकानदारी कर रहे हैं। रजौन प्रखंड मुख्यालय में रहते हैं, हमको ये बताइए रजौन प्रखंड की समस्या क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात समस्या सर रजौन प्रखंड की ये है कि सड़क के किनारे जो बिहार सरकार का जमीन है वो सड़क तक पूरा अतिक्रमित है, जिसको काफ़ी समय से, आज से 3-4 साल कबल काफ़ी जाम लगती थी। बिहार सरकार का ज़मीन को मतलब पहले सड़क के किनारे पश्चिम साइड में पूरा बिहार सरकार का ज़मीन, उसका बांध, उस सब पर भव्य मकान बन गया। जहाँ पानी बहने का नाला था, बांध था, उस पर लोग मकान बना लिए। उसके बाद उसके आगे नाला बना, तो उस नाले में पूरा कचरा, जितना तक कचरा उस नाले में भर दिया तो पानी अवरुद्ध हो गया, रोड बनता है टूट जाता है। बिहार सरकार के जमीन को सारे मतलब जिस चीज पर मकान नहीं बनना था, पानी का बहाव, आम खास जमीन जो होता है उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आम लोगों को काफी समस्या बढ़ी। उस जाम के कारण उस रोड तक दुकान वगैरह आ जाने के कारण जो रोड पर चलने वाले व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुआ, जो मुझे काफी कष्ट होता है, आहत करता काफी है। कष्ट होता है। उसके बाद समाज में जहाँ तक उछाल दे दिया, पानी जमा हो गया, पोखर के चारों बगल से अतिक्रमण कर दिया, पोखर पर मकान बना दिया, पानी निकास का जो साधन, पानी इंट्रेंस करने का पोखर में जो था कि पानी यहाँ से इंट्रेंस होता था, उस पर मकान बना दिया। पानी निकलने का जहाँ जगह था उसको भर दिया गया। अब पश्चिम साइड, पोखर के पश्चिम साइड और दक्षिण साइड में पूरा मकान बना दिया, उत्तर साइड में पूरा मकान बना के पोखर के जमीन को अतिक्रमित कर दिया गया। इस पोखर की ये विशेषता है, ये ऐतिहासिक पोखर है, सूजा औरंगजेब जमाने का ये तालाब है, रजौन का पोखर। हाँ, रजौन का पोखर। इस पे भव्य छठ पूजा होता था, 4 वर्ष 3 वर्ष से काफी हम लोग अच्छी तरह, लेकिन आज उसके अंदर छठ पूजा का आयोजन वहाँ नहीं होता है, गंदगी के कारण। सारे लोगों का वो मतलब गंदगी का अंबार वहाँ जमा हो रहा है। तो अतिक्रमण मूल समस्या हो गया। रोड के किनारे में जहाँ तहाँ पोखर, नदी नाला डांड सबका लोग अतिक्रमण कर दिया। हम सरकार से रिक्वेस्ट निवेदन करेंगे, जितने भी तरह का अतिक्रमण हो, चाहे जो भी हो, वो बोर्ड डाले, उस अतिक्रमण को अगर आप हटा देते हैं तो हर एक तरह का समस्या का निदान होगा। आज जो हर एक खेती में पानी नहीं जा पा रहा है, उसका एक ही कारण है, नदी नाला का अतिक्रमण हो जाना, वहाँ तक खेत पहुँचना बंद, और नदी नाले को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। ये चीज़ इस बार जैसा कि देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुखाड़ की भी स्थिति हुई है, जी। किसान का क्या स्थिति देखते हैं आप? ये सुखाड़ के हम लोग तो पहली बार ये सुखाड़ देख रहे हैं। सुनने में आता था कि 1965 में भी सुखाड़ की स्थिति आई थी, उस समय तो हम 4-5 साल के होंगे, वो याद नहीं है। इन्हीं याद कुछ आ रहा है कि स्कूल में जब पढ़ने जाते थे कन्या मंदिर रजौन में, तो कुछ खाने के लिए वो दलिया या क्या क्या लोग देते, तो हमको स्मरण आ रहा है। लेकिन ये सुखाड़ उस समय 65 में रोपा हो के धान मरा, लेकिन इस बार तो रोपा ही नहीं हुआ। और पानी का इतना बड़ा किल्लत हुआ इस बार कि मतलब समझिए किसी गांव में अगर एक चापाकल से एक सिमरसिबल है तो वो 10 घर को चला रहा है, तो उस ढंग से समस्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी पानी को बर्बाद करने से लोग वंचित नहीं हो पा रहे हैं। इतना सीख लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि अखबार में भी आ रहा है कि पानी का किल्लत होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन आम आदमी पेपर पढ़ा, उसको अमल में लोग नहीं लाया। और इस तरह का समस्या काफ़ी गंभीर है। और हम लोग तो चूँकि शिक्षित हैं, इसलिए हम लोग को टेंशन देश के बारे में भी, समाज के बारे में हम लोग को काफ़ी टेंशन रहता है। लेकिन बोलने से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, बोले हैं तो कहेगा यही ज़्यादा तेज बनता है, इसलिए हम लोग बहुत सही बात बोल भी नहीं पाते। चलो भैया, जो होगा होगा, ये चीज़ है। आपने कहा रजौन में यहाँ कौन एक सूजा तालाब है, जी, इसका क्या इतिहास है, कुछ पता है? ये जो है ना, सूजा तालाब के बारे में सुने हैं या जानते हैं, सुनी सुनाई बात है कि औरंगजेब का भाई दारा सिको यहाँ रहते थे। ये राजवन, इस गांव का नाम था राजवन। और राजवन में एक ऐतिहासिक सूजा वहाँ भवन है, कुटिया के बगल में औरंगजेब का। तो वहाँ से लोग राजा रानी नीचे से आती थी इस पोखर में तालाब करने के लिए, और वो तालाब में स्नान करके अंदर वहाँ तक जाते। वो भवन आज भी भग्नावशेष है। अगर औरंगजेब का शासन कहा जाता, आज से लगभग
450 साल पहले या 500 साल पहले का वो चीज़ है। तो उस समय यहाँ स्नान करके जाते थे, राजा राज करते थे, राजवन था, शिकार गाह था वो। तो यही हम लोग को जानकारी है, पुराने लोग कहते हैं राजौन से राजवन बना, राजवन से रजौन बना, रजौन बना। ये चलिए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने बारे में बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।